आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है 6 नवंबर शुक्रवार का दिन भर। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। यूएस इलेक्शंस में फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं, लेकिन जो बाइडेन अब जीत से बस कुछ इंच दूर हैं। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। और इस बीच आशंकाएं हैं कि कोई अनहोनी, कोई हिंसा अमेरिका में न भड़के। इस पर बात करेंगे। और फिर बिहार की बात होगी, क्योंकि कल वहां आखिरी चरण की वोटिंग है विधानसभा चुनाव की। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनका ये आखिरी चुनाव है, जिस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ने स्वीकार कर लिया है कि वो थक चुके हैं। समझेंगे कि नीतीश के इस बयान का असर क्या हो सकता है चुनाव पर। और WHO कह रहा है कि कोरोना से लड़ाई तो हम जीत लेंगे, लेकिन फ्यूचर पैंडेमिक्स की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। पूरी दुनिया को चेताया है WHO ने, कान खड़े कर देने वाली बातें हैं उसमें। और व्हाट्सएप पर अब मैसेजेस के साथ पैसे भी भेज सकेंगे एक दूसरे को। व्हाट्सएप पे को सरकारी मंजूरी मिल गई है भारत में और अब ये फीचर शुरू हो गया है। इन सारी खबरों पे बात होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मामले में जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की कैबिनेट से आज छुट्टी हो गई है, जिनमें JDU के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और नीरज कुमार शामिल है, जिनका कार्यकाल 6 मई को ही पूरा हो गया था। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। उमर खालिद को UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया था। खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली की हिंसा में सहयोग करने का आरोप है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 670 लोगों की मौत हो गई है। उधर राजधानी में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 6,000 के पार रही और कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान 66 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। अमेरिका के जॉर्जिया में बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी तक यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है। जो बाइडेन करीब 1,000 वोटों से आगे हैं और यहां पर 99% वोट गिने जा चुके हैं। अगर जो बाइडेन यहां जीतते हैं तो उन्हें 16 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप को भारत में UPI बेस्ड व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की इजाज़त मिल गई है। व्हाट्सएप पेमेंट की टेस्टिंग भी भारत में हो चुकी है और कुछ यूजर्स को ये फीचर बतौर टेस्टिंग मिला भी है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। इस हफ्ते US इलेक्शन से बड़ी खबर पूरी दुनिया में कोई रही नहीं। बीते 120 साल में सबसे ज़्यादा लोगों ने अमेरिका में वोट किया है। 66.9 ऑलमोस्ट 67% वोटर टर्नआउट रहा। अभी तक फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन डेमोक्रेट कैंडिडेट जो हैं जो बाइडेन, वो काफ़ी बढ़त बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से और जीत उनकी लगभग तय है। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स चाहिए होते हैं जीत के लिए। और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, BBC के मुताबिक जो बाइडेन को 253 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और ट्रंप अटके हुए हैं 214 पर। तो फासला अब बड़ा हो गया है। लेकिन ट्रंप का क्लेम यह है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और अब जो हो रहा है वो फर्जीवाड़ा है। खबरें हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप की एक संस्था है OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये तमाम काम करती है, जिसमें से एक काम अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस को मॉनिटर करना भी है। यानी कि इलेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, कोई गड़बड़ हो रही है या नहीं, इस पर वो नज़र रखती है। तो इस संस्था की स्पोक्स पर्सन ने BBC रेडियो 5 लाइव से कहा है कि उन्हें अमेरिकी इलेक्शन में किसी किस्म की इरेगुलरिटी के सबूत नहीं मिले हैं। कुछ गड़बड़ी वहाँ हुई है, ऐसे सबूत उन्हें नहीं मिले हैं। मगर इस बीच अमेरिका के कुछ इलाकों से हिंसा की साजिशों और तनातनी की आशंका वाली खबरें आने लगी हैं।
मैंने बात की अमेरिकी चुनावों पर करीब से नज़र रख रहे सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश के रे से और उनसे पूछा कि अभी जो ये खबरें आ रही हैं, हिंसा की आशंका है, ओवरऑल इसके इर्द गिर्द माहौल अभी वहाँ कैसा है? देखिए, ये पहले से भी एंटिसिपेटेड था कि मामला खराब हो सकता है, जिस तरीके की बयानबाजियां आ रही थी और बहुत सारे लोग जो है हथियारों के साथ या ग्रुप बना के जो है बहुत तरीके की बातें कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के फेवर में कुछ लोग जो है ऐसे जिस तरीके की काउंटिंग के रुझान आ रहे हैं, वैसी स्थिति में वो लोग हिंसा पे उतारू हो सकते हैं। और कई जगहों पे इन्होंने काउंटिंग सेंटर पर प्रोटेस्ट किया है और पेंसिल्वेनिया, जो कि आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अभी अचानक, तो वहां पे काउंटिंग सेंटर पे हमले की जानकारी वहां के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिली है, पुलिस वो तहकीकात कर रही है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ ही घंटों में जब रिजल्ट एक तरीके से सामने आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं और जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इन चीजों को संभाल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि एज सच हिंसा की घटनाएं होनी चाहिए। प्रकाश, अमेरिका इतना जिम्मेदार मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान एक पुराने लोकतंत्र की है, राजनीतिक तौर पे परिपक्व देश माना जाता है। फिर क्या वजह है कि ऐसे चुनाव के बाद अभी ऐसे हिंसा की आशंका जताई जा रही है? अब अमेरिकी समाज जिस तरीके से राजनीतिक आधार पे, नस्लीय आधार पे जिस तरीके से आज के डेट में विभाजित है, और आप जानते हैं कि वहां बंदूकें रखने पे किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। तो जिसको मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको मन में आ रहा है वो बंदूक टांगे घूम रहा है। तो ऐसे में किसी भी समाज में कुछ तो रेडिकल तत्व हो सकते हैं ना, कुछ चरमपंथी उग्रवादी टाइप के लोग हो सकते हैं। और अमेरिका में इसकी पूरी परंपरा, मतलब एक तरीके से उसका इतिहास रहा है कि ऐसे ग्रुप्स जो हैं, जो नस्ली आधार पे और कम्युनिटी के आधार पे वो हथियार बंद होते हैं, लामबंद होते हैं और वो हमलावर भी होते हैं। तो ये उस सोसाइटी के अंदर में है और उसी का रिपरकशन देख रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद या उनके कैंपेन के दौरान पिछली बार आपने देखा था कि किस तरीके की बातें की जा रही थी, और पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरीके की बातें की हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, नस्ल के आधार पे, कम्युनिटीज के आधार पे, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जैसे उन्होंने टारगेट किया है, मीडिया को जैसे टारगेट किया है, जर्नलिस्टों को जैसे टारगेट किया है, तो एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल वहां बना हुआ है। अब ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे पुराना लोकतंत्र भी है और स्थापित लोकतंत्र है, मतलब उसमें बहुत सारी विशिष्टताएं हैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन समाज के विभाजन की वजह से कुछ लोगों को, और कुछ लोग ये चाहते होंगे कि हिंसा के द्वारा जो है वो या तो मामले को कुछ देर के लिए टाल दें, रोक दें, दबाव बना दें और या अपने मन का कर दें। जिस तरीके का मैं स्पीचेस सुन रहा था जो वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें यही भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं कि हमारे देश पे कब्जा होने जा रहा है, तो फासिस्ट आ रहे हैं, तो हमारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा, हमारी मेहनत की कमाई को टैक्स में जो है ले लिया जाएगा। इस तरीके की बातें लोग वहां पे कर रहे हैं। एक और चीज़ प्रकाश, आप करीब से यूएस इलेक्शंस पे नज़र रखे हुए हैं और आपकी पोस्ट हम पढ़ते रहते हैं। समोसा कॉकस की बातें खूब हो रही हैं, यानी जो भारतीय नेताओं का समूह है जो अमेरिका में चुनाव जीता है, समोसा कॉकस। ज़रा इसके बारे में बताइए, इसका क्या रेलेवेंस है वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से? देखिए, जहाँ पे जिन इलाकों में, खासकर कैलिफोर्निया के इलाके में और न्यूयॉर्क के इलाके में बाकी और देशों से आए हुए प्रवासियों की तरह भारतीयों की बड़ी संख्या है, तो जाहिर है कि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो है राजनीति में भी हैं, संगठन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को, और अपनी कम्युनिटी में और दूसरी कम्युनिटीज में भी उन्होंने रेस्पेक्ट कमाया है, तो उसकी वजह से वो राजनीति में आए हैं। आप देखिए कि भारतीय ओरिजिन की पहला व्यक्ति जो सीनेट में पहुंचा, कमला हैरिस पहुंची, वो अब उपराष्ट्रपति बनने के आसपास हैं। और इसी तरीके से 4-5 लोग हैं जो पिछले कई चुनाव से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है चुनाव जीत रहे हैं, जैसे कि आपके कृष्णामूर्ति हैं, जिन्होंने ये समोसा कॉकस का नाम जो है उन्होंने दिया है, काफी सीनियर हैं वो।
और लेकिन ज्यादातर लोग जो जीत के अभी तक गए हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से गए हैं। इस बार अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे भारतीय मूल के, लेकिन सीनेट के लिए भी 2 कैंडिडेट थे, न्यू जर्सी से रिकिन मेहता और मेन से सारा गिडियन। ये दोनों लोग चुनाव हार गए हैं। रिकिन रिपब्लिकन पार्टी से थे कैंडिडेट और सारा गिडियन डेमोक्रेट से थी। और कुल मिला के अगर आप बात करें तो करीब करीब राज्यों की विधायिकाओं में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सारे कैंडिडेट्स मिला के अगर आप देखें तो कुल 35 कैंडिडेट थे भारतीय मूल के, जिसमें से 4 का तो कंफर्म हो गया है, वो चुनाव जीत चुके हैं। एक बहुत करीब है, कभी आगे जा रही हैं कभी पीछे जा रही हैं, हिरल टिपिरनेनी, वो भी डेमोक्रेट से हैं, एरिजोना से हैं, जहां से आपने न्यूज सुना कि बाइडेन वो राज्य रिपब्लिकन पार्टी से छीन रहे हैं, तो वहां पे ये डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट हैं, लीड कर रही हैं, कभी पीछे आ रही हैं। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा भारतीय कैंडिडेट रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट में। 4 राज्य में जो अभी अटका हुआ है मामला, वहां पे 99% की काउंटिंग हो गई है। जॉर्जिया में बिडेन लीड में है, नेवाडा में 89% की काउंटिंग हो चुकी है, बिडेन लीड में है बाइडेन। पेंसिल्वेनिया में 94% काउंट हो गया है और ट्रंप लीड में है, लेकिन उनका लीड लगातार खत्म हो रहा है। एरिजोना में बाइडेन बहुत अच्छी बढ़त बना चुके हैं, वहां भी 90% काउंट हो गया है। बहुत संभव है कि ये सारे स्टेट, अलास्का को छोड़कर, ये सारे स्टेट जो है बाइडेन के फेवर में जा सकते हैं और कुछ घंटे में शायद हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश के रे। यूएस इलेक्शन पर हमने काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट भी किए हैं, लेकिन उनमें से 2 बल्कि 3 पॉडकास्ट में रेकमेंड करूंगा आपको अगर आप समझना चाहते हैं अमेरिकी चुनाव। पहला ज्ञान ध्यान है यूएस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर, जिसमें हमने निशांत से बात की है। निशांत दृष्टि कोचिंग में पढ़ाते हैं और इसीलिए वो हुनर है उनके पास कि वो कॉम्प्लेक्स मसलों को सरलता से समझाते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरी बातचीत प्रकाश के रे से ही है, जिन्हें अभी आपने सुना, घंटे भर की वो बातचीत है। पॉडकास्ट का एपिसोड है, 4 नवंबर को छपा था। उसकी हेडलाइन है यूएस इलेक्शन फंसा तो क्या क्या तमाशे होंगे। लेकिन काफ़ी इंसाइट है उसमें अमेरिकी चुनाव के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में। और जो तीसरा पॉडकास्ट है वो है यूएस में काले गोरे महिला बेरोज़गार बूढ़े जवान अगर इस आधार पे वोटरों को बांटें तो उन वोटर्स ने किसे चुना है, डोनाल्ड ट्रंप को या जो बाइडन को, और ये चीज़ क्या दर्शाती है। इस पर डेटा एनालिस्ट अपूर्व भारद्वाज से बात की है नितिन ठाकुर ने, वो भी सुनने लायक है। सुनिएगा और फीडबैक दीजिएगा radio@aajtak.com पर। अगली खबर बिहार से। बिहार में कल तीसरे और आखिरी फेज़ की वोटिंग है। कई टीमें हमारी शुरू से इस चुनाव को ग्राउंड पर कवर कर रही हैं। द ललन टॉप के रिपोर्टर हैं सौरभ त्रिपाठी। अपनी चुनाव यात्रा के आखिरी चरण में वो किशनगंज पहुंचे। किशनगंज बिहार की वो जगह है जहां खासी मुस्लिम आबादी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के आने से तरह तरह की बातचीत हो रही है। ऐसे में सौरभ त्रिपाठी की मुलाकात एक चचा से हुई। सुनिए उनके क्या विचार थे MIM के बारे में। मेरा नाम कमाल अहमद है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। उपचुनाव में ओवैसी साहब का पार्टी जो यहाँ जीता, 2017 में यहाँ फ्लड आया, आप मुझको 2 रोटी खिला दिया और मजमा में बोल दिया कि मैं हैदराबाद से गुड़ भेजा, चावल भेजा। 2017 में यहाँ फ्लड आया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, हमारे MP साहब यहाँ से जीत गए, जावेद साहब। आप 2 रोटी मुझको खिला के और 1000 के मजमा में आप बोल दें कि मैं किशनगंज के मुसलमानों को हैदराबाद से सड़ा हुआ गुड़, चूड़ा, मूढ़ी, पानी भेजा, तो आपने मुझको 2 रोटी खिला के उगड़ दिया। यही ओवैसी साहब का काम है कि गरीब को खिला के उगड़ते। वैसे लोगों को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। जो इंसान इंसानियत की बात करे, ना वो हिंदू हो ना मुसलमान हो, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पर वो इंसान बुरा है। ओवैसी जैसा खतरनाक और हैदराबाद से यहाँ आकर के लोगों को लड़ाने का काम करता है। इस बार आप नौजवान हैं, जितना तेज आप भागिएगा उतना तेज मैं नहीं भाग सकता हूँ। आपने देखा है बड़े बड़े शहर में घोड़ों का रेस होता है। जो कमजोर घोड़ा होता है वो रेस हार जाता है, और जो नौजवान होता है वो घोड़ा वो रेस जीत जाता है। अब रहा नीतीश जी का बात। नीतीश जी विकास के मामले में
काम किए हैं, थोड़ा राह से भटक गए हैं, काम अच्छा किए हैं। आज पूरे बिहार में 10,98,000 लोगों को वो 400 रुपये महीना वृद्धा पेंशन भिजवाते हैं। नीतीश जी ने विकास का काम किया। यही पुठिया में अब्दुल कलाम आजाद कृषि कॉलेज खुलवा दिया, नाली, रोड, गली, पुल, पुलिया सब हुआ। कुछ नौजवानों को ओवैसी ने भड़काया है, जिसके कारण आज नौजवान अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। आज के नौजवानों को चाहिए ओवैसी नहीं, हाथ में कलम और कॉपी, कॉलेज, स्कूल, मदरसा, ये आज के नौजवानों को चाहिए। ओवैसी साहब क्या ये कर सकते हैं? ओवैसी साहब का हैदराबाद में बहुत बड़ा कॉलेज है, एक लड़का के एडमिशन लेने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए वहाँ लेते हैं। वो क्या किसी गरीब के बच्चे को उसने अपने कॉलेज में एडमिशन करवाया? इसलिए यह ओवैसी का चाल नहीं चलने वाला है। इस बार महागठबंधन की सरकार होगी इंशाअल्लाह। इस बार सारे यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे लोग एक है। अगर मुझसे आप पूछिएगा तो ये वो जगह है कि यहाँ महाभारत की लड़ाई में यहाँ से 5 पांडव क्रॉस किए हैं नेपाल। महाभारत की लड़ाई में जब बहादुर शाह जफर को यहाँ से रंगून भेजा गया तो ये बगल में मेन गांव मस्जिद है बहादुर शाह जफर, इस मस्जिद में नमाज पढ़ के इसी रास्ते से रंगून में उनका मकबरा है। ये वो ऐतिहासिक जगह है। लोग यहाँ पर आकर के हमारे 70% लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। ये कौन किया? मोदी जी 1914 में आए, 2014 में आए। ओवैसी साहब कब आए? 2014 में आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ अंदर में तो खिचड़ी पक रहा है। एक सिक्का का 2 पहलू। फिल्म शोले आपने देखा होगा, देखा है ना फिल्म शोले? अमिताभ बच्चन जो सिक्का उड़ाता था, इधर भी टेल उधर भी टेल, यही दोनों है। मोदी जी भी वही हैं और ओवैसी जी भी वही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। तो ये बिहार के किशनगंज से एक चुनावी रंग, और आखिरी फेज़ का इलेक्शन अब होना है कल, और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि ये जो चुनाव होगा ये उनका आखिरी चुनाव होगा। इस पर कई तरह के रिएक्शंस हैं। नीतीश ज़ाहिरन एक उम्र हो गई है उनकी राजनीति में, और इस बार उनकी स्पर्धा है युवा तेजस्वी यादव से। 31 साल के हैं तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव के पुत्र। उन्होंने कहा है कि नीतीश का ये बयान दर्शाता है कि वो अब थक चुके हैं। मैंने बात की रोहित कुमार सिंह से, जिन्होंने ये पूरा इलेक्शन करीब से देखा है, अलग अलग ज़िलों में विधानसभाओं में चुनावी कवरेज की है। मैंने उनसे पूछा कि नीतीश का ये कहना कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके मायने क्या हैं, इसकी क्या कोई इमोशनल अपील है, और क्या वो कुछ असर दिखा सकती है चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके का बयान दिया चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन, और धमदाहा में उनकी आखिरी रैली हो रही थी जब उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे जो है मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट जो है उसकी घोषणा कर दी है कि 2020 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी होने वाला है। हालांकि जेडीयू के कई नेता सामने आए, उन्होंने इसको अलग अलग रूप से जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल कहना चाह रहे थे कि इस विधानसभा चुनाव का ये उनका आखिरी कार्यक्रम है, आखिरी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है, तो वो ये कहना चाह रहे थे। तो काफी सारे जो है इसके मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि जैसे कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार टायर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार जो है वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो काफी सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार के इस बयान का मतलब क्या था ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में जो है इसे कहीं न कहीं एक इमोशनल अपील या फिर इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि शायद जेडीयू को इस बात का एहसास हुआ है कि पिछले 2 चरण का जो मतदान हुआ है उसमें शायद उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, और इसीलिए आखिरी चरण जहां पे 78 सीटों पर मतदान होना है शनिवार को, तो इमोशनल कार्ड खेला है, अपने मतदाताओं से अपील की है कि ये उनका आखिरी चुनाव होने वाला है, और शायद इसलिए इसी आधार पर जो जनता है उन्हें एक बार और मौका दे। लेकिन इस पूरे जो कमेंट का असली संदर्भ क्या है, इसके असली मायने क्या है, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। जी, और रोहित, नीतीश के ये बयान देते ही विपक्षी पार्टी के नेता इस बयान पर टूट पड़े हैं एक तरह से, तो उनकी रणनीति क्या है इसके इर्द गिर्द? देखिए, टाइमिंग की बात है। यहाँ जिस वक्त में नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आप ये देख लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरण में होने वाला था, 3 चरण में हो भी रहा है, और कल जो था वो 50 का आखिरी दिन था। तो नीतीश कुमार ने जो सभा सुनी जहां पर उन्होंने इस बयान को दिया है, वो कल की आखिरी सभा थी, पूर्णिया के धमदाहा में हो रही थी, यानी कि आखिरी दिन प्रचार प्रसार का और उनकी आखिरी सभा धमदाहा में। तो वहां पर उन्होंने ये जो बयान दिया है, तो इसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि अगर नीतीश कुमार को अपनी रिटायरमेंट की घोषणा ही करनी थी तो वो पहले भी कर सकते थे। तो सवाल टाइमिंग पर हो रहा है कि उन्होंने, विपक्ष को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये इमोशनल कार्ड इसलिए खेला है ताकि जो तीसरा चरण का मतदान होने वाला है उसमें इसका कुछ जेडीयू को या फिर कह सकते हैं एनडीए को कुछ फायदा मिल जाए। इसीलिए हमने देखा कि चिदम्बरम जो है उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से नीतीश कुमार की मर्सी पिटीशन है, दया याचिका है जनता के सामने कि उन्हें एक बार और मौका दिया जाए। 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने हमला बोला है, चिराग ने भी जो है इसको लेकर नीतीश पर जो है निशाना साधा है। तो दरअसल टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर है कि क्या वो वाकई में रिटायर होना चाहते हैं, क्या उन्होंने वाकई कर लिया है 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, या फिर ये केवल और केवल तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए नीतीश द्वारा खेला गया एक इमोशनल कार्ड है। जी, और बीजेपी का रिएक्शन क्या दर्शाता है? देखिए, बीजेपी ने इसको लेकर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो ज्यादातर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ही आ रही हैं, और मैं आपको जैसे बताया कि अलग अलग लोग जो हैं वो मायने निकाल रहे हैं। जहां एक तरफ हम कह सकते हैं कि अजय आलोक जो है जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब रिटायर होंगे ये फैसला खुद नीतीश कुमार ही लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि एक राजनेता और डॉक्टर जो है कभी रिटायर नहीं हुआ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इसको एक अलग रूप से देखा है कि नीतीश कुमार आखिरी सभा को संबोधित कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव की, तो संदर्भ था कि ये मेरा आखिरी सभा है, इसीलिए उस तरीके के बयान दिए। तो जो गठबंधन के साथी हैं बीजेपी, उनकी तरफ से कुछ ज्यादा इस को लेकर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो ज्यादातर जेडीयू की तरफ से है, और उससे भी ज्यादा प्रतिक्रियाएं जो है विपक्ष की तरफ से आया है, जो नीतीश कुमार पर इस बयान को लेकर और खासकर बयान के टाइमिंग को लेकर जो है नीतीश कुमार पर हमला बोल रहा है। रोहित, क्या नीतीश कुमार को उनके इस बयान का फायदा मिलेगा? मतलब आपका आकलन क्या कहता है? आप इतना इलेक्शन कवर किए, वहां घूमे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी चरण का मतदान होना है या कहीं चुनाव होना है वो 78 सीटों पर होना है, और ये जो सीटें हैं इसमें से तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जो कि सीमांचल क्षेत्र में है। सीमांचल क्षेत्र वो हो गया जो कि 40% से लेकर 70% तक मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसमें आपको किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया के 6 के जिले आते हैं। और आपको अगर याद हो तो 2005 में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके मुसलमानों के लिए जो काम करना शुरू किया था, तो मुस्लिम मतदाता जो एक समय में लालू प्रसाद के जो कह सकते हैं कोर वोट बैंक हुआ करते थे, उनका विश्वास जो है वो नीतीश कुमार में देखने को मिला था। उन्होंने लगातार फिर धीरे धीरे जेडीयू की तरफ मुस्लिम मतदाताओं ने वोट करना शुरू किया था, लेकिन 2015 में भी इसका फायदा जो है नीतीश कुमार को मिला, जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ महागठबंधन बना के चुनाव लड़े थे। लेकिन 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ा और बीजेपी के साथ आ गए, इसके बाद बिहार में मुस्लिम जो आबादी है उसके बीच में नीतीश कुमार को लेकर बेहद ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहीं न कहीं जो मैंडेट दिया गया था 2015 में उसका जो है उसका मजाक उड़ाया है नीतीश कुमार ने, और इसीलिए और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना नीतीश कुमार का ये मुस्लिम मतदाताओं को कहीं बिल्कुल भी नहीं भाया था, और शायद अब जब आखिरी दौर का चुनाव होने वाला है और खासकर उन्हीं इलाकों में होने वाला है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो एक लास्ट डिच एफर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, या कह सकते हैं आखिरी कोशिश थी नीतीश कुमार की मुस्लिम मतदाताओं को भी जो है अपने पाले में करने के लिए, जब उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला, और उन्होंने इस तरीके का इमोशनल कार्ड खेला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार ने जो दाव चला है ये कहकर कि उनका अंतिम चुनाव
उनको 10 नवंबर को मिलता है या नहीं, और क्या वाकई में आखिरी चरण में जहां जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी से भी ज्यादा, इसका फायदा जेडीयू को मिलता है कि नहीं, खासकर उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और जो डिसाइडिंग फैक्टर वही होती है, मुस्लिम आबादी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो उन क्षेत्रों में नीतीश कुमार को या फिर जेडीयू को फायदा मिलता है कि नहीं, ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ये थे बिहार के सहरसा से आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह। आज तक रेडियो आजतक.in/रेडियो ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। अगली खबर कोरोना से मिले सबक और अब आगे की तैयारी से जुड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भविष्य की महामारियों के लिए यानी फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए दुनिया भर के देशों को आगाह किया है। WHO की एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है, विश्व स्वास्थ्य सभा, और इस मीटिंग के दौरान आज दुनिया भर के नेताओं से अगली महामारी के लिए तैयारी करने की बात कही गई। अगला पैंडेमिक कब आएगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता, पर WHO ने कहा है कि कोरोना से जंग तो हम जीत लेंगे, लेकिन नेक्स्ट पैंडेमिक की तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। कोरोना से जंग के दौरान दुनिया भर की व्यवस्थाओं में जो लूप होल्स सामने आए हैं, क्या WHO उस ओर इशारा कर रहा है, क्या संदेश छिपा है पैंडेमिक्स की तैयारी की अपील में? मैंने बात की आज तक रेडियो के हेल्थ साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट ऋचिक मिश्रा से। जो हमें अभी तक जानकारी मिलती आई है, जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, तो जितने भी बड़ी महामारियां फैली हैं दुनिया में वो करीब 90 से 100 साल के गैप में फैली हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती आई हैं। इसके पहले जो महामारी फैली थी वो करीब 1918-1919 के आसपास फैली थी, वो 100 साल पुरानी बात है। उस समय भी इस तरह के ढांचागत परिस्थितियों से लोग गुजरे, उसमें लूप होल्स मिले, नुकसान हुआ, सिस्टम हिल गए। 100 साल के बाद लोगों को आदत पड़ जाती है एक स्मूथ तरीके से जीने की, लेकिन वो अपने अगली तैयारी नहीं करते। हमें आदत होती है, जैसे हमारे माता पिता या बाकी लोग समझाते रहते हैं कि आप ये हाथ धोते रहिए, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, हम नहीं करते। जब हम बीमार होने लगते हैं तब हम वो सारी चीजें करते हैं। इसी तरह WHO जो है वो दुनिया को समझाना चाहता है कि इस बार हम जिस तरह से हिले हैं, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या राजनीतिक अस्थिरता की मामला हो, या किसी तरह से वैज्ञानिक शोध या अध्ययन की बात हो, अगर हमें आगे सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, तो पहले से ही तैयारियां करनी होंगी किसी भी तरह के महामारियों की। क्योंकि किसी के खान पान में कोई रोक हो नहीं सकता। जानवरों के उपयोग, जीव जंतुओं का उपयोग, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस का जो ट्रांसफर है वातावरण में, वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो WHO ये सही कह रहा है कि अगले महामारी के लिए हम सबको मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर हेल्थ प्लान बनाना पड़ेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके लिए इमीडिएट क्विक रिस्पांस टीम जैसा कुछ क्रिएट करना होगा ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ऋचिक, दुनिया भर में इस वक्त दूसरी भी छोड़िए, अब तो तीसरी लहर की बात हो रही है कोरोना की। इसी मीटिंग में WHO ने एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात कही कोरोना से लड़ने को लेकर के, और इमरजेंसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। और क्या चीज़ें निकल के आई प्रेजेंट और फ्यूचर की तैयारियों को लेकर के? देखिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात जो ये है कि आपके किस डेमोग्राफी में, मतलब किस इलाके में किस उम्र के लोग, किस तरह के मतलब जेंडर क्या है और किस तरह का संक्रमण है, मतलब कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उन सब का एक साक्ष्य इकट्ठा करके वायरस के संक्रमण का अध्ययन करना और उसके बाद उसे रोकने के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि उसको रोका जा सके। ये इस पे पूरी चर्चा जो हुई है 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में, इसमें इन चीजों पे चर्चा की गई है और ये कहा गया कि अगर फ्यूचर में कभी इस तरह की कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। देखिए, अभी कोरोना वायरस से पहले जितने भी वायरस आए उस समय उनका इलाज संभव हो पाया, सार्स था या मर्स था, लेकिन ये जो नया वायरस आया कोरोना वायरस, इसने कोविड-19, इसने सभी वैज्ञानिकों की हालत खराब कर दी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो वैक्सीन्स बन रही हैं ये बीमारी को ठीक नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को कम कर रही हैं, उनको रोकने में थोड़ी सी मदद कर रही हैं। ये बीमारी को लाइलाज, मतलब इलाज इसका अभी है नहीं कोई। जब तक हम इस तरह की तैयारी नहीं कर लेंगे, प्लानिंग नहीं कर लेंगे, तब तक हम फ्यूचर में किसी भी तरह की आपदा से, इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं हैं
इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा। और आखिरी खबर आज की, व्हाट्सएप सभी लोग आजकल यूज़ करते हैं जिनके पास भी स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता था। आप मैसेजेस भेज सकते थे, रिसीव कर सकते थे, लेकिन अब आप पेमेंट भी कर सकेंगे व्हाट्सएप पर ही। एक नया फीचर जुड़ गया है व्हाट्सएप में जिसका नाम है व्हाट्सएप पे। कोई अलग ऐप नहीं है इसकी, आपके ही व्हाट्सएप में ये सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ व्हाट्सएप पे का ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिंक कर सकते हैं, बशर्ते आपकी ऐप अपडेटेड होनी चाहिए। भारत सरकार की जो संस्था है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, उसकी ओर से व्हाट्सएप पे को अब भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। यानी जैसे आप अब तक गूगल पे, फ़ोनपे, जियो पे, पेटीएम ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते थे, वैसे ही इसका भी कर सकेंगे। यानी अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को अब आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। देश में 40 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, तो सोच लीजिए कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। कैसे काम करेगा ये व्हाट्सएप पे, इस पर मैंने बात की शुभम शंखधर से। शुभम हमारे बिजनेस की खबरों के एक्सपर्ट हैं और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर हैं। जी देखिए, व्हाट्सएप पहले से भी अपनी एक पेमेंट सर्विस चला रहा था जिसको मंजूरी मिली थी। हालांकि वो 1 मिलियन केवल 10 लाख लोगों तक ही, इसलिए अभी इसको पैन इंडिया रोल आउट कह लीजिए या बहुत बड़े पैमाने पर रोल आउट नहीं किया गया था। NPCI की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद ये तय हो गया है कि अब व्हाट्सएप अपनी पेमेंट सर्विसेज को बड़े पैमाने पर विस्तार देगा। UPI का इंटरफेस जैसे कि तमाम अन्य पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप भी UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेगा। एक स्थिति यहाँ पर ये अभी भी है कि अभी भी ये सभी यूजर्स के लिए व्हाट्सएप सर्विस नहीं दे पाएगा। अभी ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 20 मिलियन यूजर्स के लिए सुविधा को खोलेगा। तो 20 मिलियन कौन करने वाले होंगे, जिनको जो पहले रजिस्टर हो जाएंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन हाँ 20 मिलियन तक अभी ये परमिशन दी गई है। NPCI से अप्रूवल, UPI का इंटरफेस, 20 मिलियन तक ये सेवा दी जा सकती है। ये मोटे मोटे फाइन प्रिंट हैं जो आप व्हाट्सएप पे सर्विस के बारे में जान सकते हैं। अब अगर हम सर्विस की बात करें तो सीधी सी बात है कि व्हाट्सएप सबसे हैंडी मोबाइल ऐप्स में से है। लोग चैट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 400 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। तो सीधी सी बात है कि देर सवेर केवल चैट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था। फेसबुक का साथ है, रिलायंस जैसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। अब ये ऐसी मोनोपोली ही कह सकते हैं कि एक ऐसा बड़े यूजर बेस से बैठी हुई है कंपनी है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग इनके साथ जुड़ने चाहे। शुभम, इस फील्ड में व्हाट्सएप पे कितना मजबूत ऑप्शन बनकर उभरेगा, ये ध्यान में रखते हुए कि पहले से ही इस तरह की कई सारी ऐप्स मौजूद में हैं, कंपटीशन ठीक ठाक है? देखिए, अभी तक जो भी पेमेंट सर्विसेज हैं इंडिया में, चाहे वो पेटीएम हो या वो मोबीक्विक हो या जो भी और वॉलेट हैं, एयरटेल का ही वॉलेट था, वोडाफोन ने हालांकि बाद में बंद कर दिया था। बहुत सारे वॉलेट और इस तरीके की पेमेंट सर्विसेज चल रही हैं, पेटीएम जिनमें लीडिंग है। बट हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार जो है नोटबंदी के बाद से लगातार बढ़ी है। इन डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए सिंपली आज पेटीएम के भी जैसे यूजर बेस लगातार बढ़ रहा है, पेटीएम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जो इंटरफेस अच्छा करेगा, जो इंटरफेस अच्छे ऑफर्स, अच्छे आकर्षक ऑफर्स लेकर आएगा, लोगों के बीच लोकप्रिय होगा, निश्चित रूप से जब एक हैंडी अगर मैसेजिंग ऐप होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इजी टू रन होगी, तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए व्हाट्सएप की जब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप अकेला नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिलायंस, जो ये कंपनियां कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें ये समझना होगा कि अगर व्हाट्सएप किसी सर्विस को लेकर आता है तो उसके पास बैक बहुत अच्छा होगा, काफी बड़े यूजर्स के पास वो अपनी रीच पहुंचा सकता होगा। और यही कारण है कि जल्द से जल्द अगर ये पेमेंट आता है तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। देखिए, इसमें आपको व्हाट्सएप का जो भी लेटेस्ट फीचर अपडेट आया होगा वो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जाकर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अगर उस व्यक्ति ने सर्विस एक्टिवेट कर रखी है तो उसके पास पैसा भेजा जा सकता है। अभी लिमिट जो है वो शायद 5,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन की है। 5,000 रुपए तक का आप पर ट्रांजेक्शन यहाँ कर सकते हैं। ये थे शुभम शंखधर। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर प्रतीक वाघमारे से।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मामले में जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की कैबिनेट से आज छुट्टी हो गई है, जिनमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और नीरज कुमार शामिल है, जिनका कार्यकाल 6 मई को ही पूरा हो गया था। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। उमर खालिद को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली की हिंसा में सहयोग करने का आरोप है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 47,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 670 लोगों की मौत हो गई है। उधर राजधानी में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 6,000 के पार रही और कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान 66 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। अमेरिका के जॉर्जिया में बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी तक यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो बाइडन ने बढ़त बना ली है। जो बाइडन करीब 1,000 वोटों से आगे हैं और यहां पर 99% वोट गिने जा चुके हैं। अगर जो बाइडन यहां जीतते हैं तो उन्हें 16 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप को भारत में यूपीआई बेस्ड व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की इजाज़त मिल गई है। व्हाट्सएप पेमेंट की टेस्टिंग भी भारत में हो चुकी है और कुछ यूजर्स को ये फीचर बतौर टेस्टिंग मिला भी है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो चलिए साहब, आज तक रेडियो पर आज दिन भर में इतना ही। इसमें साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। वक्त इजाज़त लेने का आ गया है, लेकिन अपना फीडबैक, अपनी राय आप हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं। उसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उसी के बिना पर हम ये तय करते हैं कि किस तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। और किस तरह के पॉडकास्ट आप ज़्यादा सुनना चाहेंगे, कौन से नए पॉडकास्ट हमें शुरू करने चाहिए, क्या आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं, क्या आप साइंस या हिस्ट्री या स्पोर्ट्स पर कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। ईमेल आईडी दोहराता हूँ radio@aajtak.com। चला चली की वेला है। कुलदीप मिश्र को इजाज़त दीजिए और ऑल द बेस्ट कहिए मुझे, क्योंकि मेरी कोरोना रिपोर्ट आने वाली है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।